हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिन्वू को एक नोबल डीमन मिलती है जिसका नाम एसिल होता है। जिन्वू एसिल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, लेकिन आखिरी बात बताने के साथ ही वो बेहोश हो जाती है और जिन्वू को इस बारे में नहीं पता चलता कि आखिर डीमंस किसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में जापान का सीन दिखाया जाता है। वो च्यूंटी जिसके पर निकल आए थे और वो जेजू आइलैंड से यहाँ पर आई थी, उसने बहुत सारे हंटर्स को मार दिया होता है, जबकि बहुत सारे हंटर्स उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर एक हंटर कह रहा होता है ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलो। वो च्यूंटी आगे बढ़ती है और उसकी गर्दन काट देती है, जबकि नाइट हंटर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आज ये कैसे हो सकता है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसने सबसे पहले हमारे हीलर्स पर अटैक किया, उसके बाद हमारे सबसे वीक हंटर्स जैसे कि ई रैंक के हंटर्स हैं उन सबको मार डाला। ये सबसे पहले हमारे कमजोर हंटर्स को निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। वहीं एक गाड़ी के अंदर एक कैमरा लगा होता है जिसमें ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और ये सारी फुटेज जापान से कोरिया में मिस्टर वूजिन के पास भेजी जाती है। मिस्टर वूजिन अपने सारे एम्प्लॉइज को इस बारे में बता रहे होते हैं। मिस्टर वूजिन कहते हैं आइलैंड पर जिस च्यूंटी ने हमला किया था कुछ हंटर्स की मदद से पूरा एक दिन लगा और उस च्यूंटी को मार दिया गया, लेकिन असल में ये च्यूंटी वहाँ पर नहीं थी। पहले ये एक छोटे से आइलैंड पर आई थी जहाँ पर इसने बहुत सारे लोगों को मार डाला और फिर वहाँ से उड़कर यहाँ तक आ गई। साथ ही मिस्टर वूजिन उनसे कहते हैं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 4 ई रैंक के हंटर मारे गए, जबकि एक डी रैंक का और एक सी रैंक का हंटर मारा गया, लेकिन उस च्यूंटी को एक ए रैंक के हंटर ने मारा जो कि लेट आया था। और अगर सीधे और साफ अल्फाज में कहा जाए तो हमें एक च्यूंटी को मारने के लिए एक ए रैंक के हंटर की जरूरत है। साथ ही मिस्टर वूजिन उनसे कहते हैं इस एंट ने सिर्फ एक ही दिन में 294 लोगों को मार डाला और हंटर एसोसिएशन की तरफ से इस च्यूंटी को मारने के लिए 108 हंटर्स को भेजा गया था। वो सारे ऑफिसर्स आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जापान वालों के पास हंटर्स गिल्ड का बेहतरीन सिस्टम है, सबसे ज्यादा हंटर्स जापान में हैं। अगर जापान में सिर्फ एक च्यूंटी ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी तो क्या होगा अगर एक च्यूंटी यहाँ कोरिया में आ जाए। हमारे पास तो इतने ज्यादा हंटर्स भी नहीं है और बिल्कुल जापान की तरह ही हमारे पास भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन हम सारे आइलैंड्स को मॉनिटर नहीं कर सकते। मिस्टर गोगान ही उनसे कहते हैं जिस आइलैंड पर वो च्यूंटी पाई गई थी वो जेजू आइलैंड से 150 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब वो च्यूंटियां इतनी दूर उड़कर आ सकती हैं। अगर वो वहां तक पहुंच सकती हैं तो वो मोक्पो आइलैंड तक भी आ सकती हैं, और अगर वो वाकई में इतना ज्यादा उड़ सकती हैं तो वो उड़कर जिंडू आइलैंड भी जा सकती हैं या फिर वोंडू कंट्री भी जा सकती हैं। अब क्योंकि उनके पंख निकल आए हैं तो अब उनको च्यूंटी कहना ठीक नहीं होगा। साउथ कोरिया जापान के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है, हमारे पास इतने ज्यादा हंटर्स नहीं है। हम हर आइलैंड पर अपने हंटर्स को नहीं भेज सकते। अगर हम लो रैंक के हंटर्स को वहाँ पर भेजेंगे तो वो सिर्फ उन च्यूंटियों का खाना बन जाएंगे। चेयरमैन गानी कहते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो साउथ कोरिया की मदद कौन करेगा। यूनाइटेड नेशन ने तो पहले से मना कर दिया है क्योंकि उन्होंने पहली बार भी जेजू आइलैंड पर रेड में हिस्सा नहीं लिया था। वो अपने हंटर्स को हमारी मदद के लिए कभी नहीं भेजेंगे। जैसे उनकी मीटिंग खत्म होती है चेयरमैन जाने लगते हैं। उसी वक्त मिस्टर वूजिन आगे बढ़ते हैं और चेयरमैन से कहते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर वूजिन आगे बढ़ते हैं और चेयरमैन के कान में कहते हैं मैंने मीटिंग के दौरान इस बारे में बात नहीं की, लेकिन कोई है जिसने हमारी मदद करने का फैसला किया है। उसने प्राइवेटली मुझे कॉल की थी। चेयरमैन गानी उसे कहते हैं ऐसा कौन सा बंदा है जो कि सीक्रेटली हमारी मदद करना चाहता है। मिस्टर वूजिन कहते हैं असल में डोंगसू ने मुझे कॉल की थी। उसने कहा कि वो हमारे साथ जेजू आइलैंड की रेड पर जाना चाहता है, वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। हालांकि ये बात मुझे कुछ खास हजम नहीं हुई। मुझे लगता है कि वो सिर्फ जिन्वू की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। मिस्टर वूजिन चेयरमैन से कहते हैं रेड गेट इंसिडेंट के दौरान व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर के साथ उसका झगड़ा हो गया था, इसी वजह से हमने उसको कंट्री में आने पर बैन लगा दिया है, इसलिए वो हमारे कोरिया में नहीं आ सकता। लेकिन साथ ही मिस्टर वूजिन चेयरमैन से कहते हैं सिर्फ डोंगसू ने ही नहीं कॉल की बल्कि एक और हंटर है जिसने प्राइवेटली मुझसे राब्ता किया है और वो आपसे मिलना चाहता है। और वो सिर्फ एक हंटर नहीं है बल्कि एक नेशन लेवल हंटर है और वो इस वक्त हमारे ऑफिस में है और आपसे मिलना चाहता है। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। एसिल को होश आती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है आखिर मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ। जिन्वू से कहता है तो फाइनली तुम उठ गई। साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है मुझे लगता है कि बाकी के डीमंस तुम्हें ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं करते। ये सारे डीमंस तुम्हें मारने के लिए आए थे, इसलिए मैंने इन सबको मार डाला। ऐसे ये सुनकर हैरान हो जाती है और जिन्वू से कहती है क्या वाकई में जब मैं सो रही थी तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरी जान बचाई। वो जल्दी से जिन्वू के सामने झुक जाती है और उसे कहती है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी ये सारे डीमंस के पास इंटेलिजेंट नहीं है, ये हम जैसे डीमंस को अपने जैसा नहीं समझते। जिन्वू एसल से पूछता है वो एंट्री पास कौन सी जगह पर है, तुम्हारा क्लैन कहाँ पर है। एसल जिन्वू को अपने साथ लेकर अपने कासल में चली जाती है। जिन्वू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है एक डीमन कासल के अंदर भी एक कासल है। गेट पर खड़े हुए सिपाही से एसल पूछती है मेरे फादर कहाँ पर है। सिपाही एसल से कहता है वो इस वक्त थ्रोन रूम में है। एसल जिन्वू को थ्रोन रूम में ले जाती है जहाँ पर थ्रोन पर एसल के पिताजी बैठे होते हैं।
जबकि जिनवू उसको देखकर कहता है अगर मैं यहाँ पर फाइट करते हुए आता तो ये एक बॉस बैटल होनी थी और ये बॉस होता, इसके साथ मेरी फाइट हो रही होती। एसिल अपने फादर से कहती है फादर मैं अपने साथ एक गेस्ट लेकर आई हूँ। एसिल के फादर उसे देखते ही चौंक जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर किसको लेकर आ गई हो, तुम्हें नहीं दिखता इसने अपने शैडो में कितने ज्यादा सोल्जर्स छुपा रखे हैं। एसिल अपने फादर से कहती है ये हमारा गेस्ट है। फादर उसे कहती है ऐसा कौन सा गेस्ट होता है जो अपने साथ शैडो सोल्जर्स की आर्मी लेकर आता है। उसी वक्त सिपाही आकर जिनवू को घेर लेते हैं। जिनवू कहता है इसके फादर की नजर तो काफी ज्यादा तेज है। जिनवू एसिल के फादर से कहता है मैंने एसिल से वादा किया था कि मैं उसको सेफली यहाँ तक लेकर आऊंगा और वो बदले में मुझे एंट्री पास देगी और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। एसिल के फादर जिनवू की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कहीं यही वो बंदा तो नहीं जो कि अपने शैडो सोल्जर्स के साथ हमारे डीमंस को मार रहा है और डीमन कासल पर ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मौजूद सारे 20 क्लैंस में से हमारा डीमन क्लैन सबसे ज्यादा कमजोर है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसने तो वोल्कन और मीटस को भी हरा दिया है। फादर जिनवू से कहते हैं क्या तुम्हें सिर्फ एंट्री पास चाहिए? जिनवू उनसे कहता है नहीं, मुझे एक और चीज भी चाहिए। साथ ही वो एसिल के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे एसिल भी चाहिए, लेकिन एसिल शर्माना शुरू कर देती है। जिनवू फादर से कहता है एसिल को पता है कि बाकी के एंट्री पासेस कहाँ पर हैं, इसलिए मुझे एसिल चाहिए, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बात सुनते ही एसिल के फादर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे समझ आती है शायद वो एसिल को अपने साथ ले जाना चाहता है। जैसे ही जिनवू फादर को गुस्से में देखता है वो एसिल के कंधे से अपना हाथ हटा लेता है और कहता है मुझे लगता है शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। नेक्स्ट सीन में जिनवू खाने की टेबल पर बैठा होता है। एसिल और उसके फादर भी उसके साथ ही बैठी होती हैं। एसिल के फादर जिनवू से कहते हैं अच्छा तो तुम्हें हमारे पास से सिर्फ एंट्री पास और एक गाइड चाहिए। एसिल के फादर कहते हैं वैसे तो एक इंसान के साथ इस तरह की डील करने से मेरी प्राइड में कमी होगी, लेकिन जैसे कि मुझे पता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास बहुत सारी शैडो आर्मी है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हार मानना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। जिनवू एसिल के फादर से कहता है मैं आपकी बेटी को जरा भी खतरे में नहीं डालूंगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। एसिल के फादर उसे कहते हैं चलो ठीक है। साथ ही वो अपने सर्वेंट्स कहते हैं एंट्री पास ले आओ और वो एंट्री पास ले आते हैं और वो जिनवू को दे देते हैं। जिनवू उसे खोलकर चेक करता है और कहता है ये तो वाकई में एक एंट्री पास है, क्या आपके बाद मुझे सारे क्लैंस के साथ फाइट करना होगी अपना एंट्री पास हासिल करने के लिए। जिनवू एंट्री पास लेकर खड़ा हो जाता है और एसिल से कहता है क्या अब हम लोग चलें? एसिल उसे कहती है हाँ चलते हैं। उसी वक्त जिनवू के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है एक डीमन तुम्हारी पार्टी में शामिल होना चाहता है और इसकी डिटेल्स उसे बताई जाती हैं कि अगर वो डीमन तुम्हारे साथ फाइट करता है तो तुम्हारे एक्सपीरियंस में से उसे भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। एंट्री पास की मदद से सिर्फ वही बंदा तुम्हारे साथ अगले फ्लोर पर जा सकता है जो तुम्हारी पार्टी का मेंबर है। जिनवू एसिल से कहता है अगर कोई फाइट होती है तो तुम्हें इसमें हिस्सा नहीं लेना, सिर्फ मैं ही फाइट करूंगा, तुम पीछे रहकर सिर्फ देखना। फिर वो दोनों एंट्री परमिट को इस्तेमाल करते हुए 81st फ्लोर पर चले जाते हैं। जिनवू एसिल से कहता है तुम अपने घोड़ा साथ लेकर नहीं आई। एसिल उसे कहती है तुम्हारी पार्टी की मेंबर सिर्फ मैं हूँ, मेरा घोड़ा तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगा। जिनवू जैसे ही आगे बढ़ने लगता है एसिल अपना बैग उतारती है और कहती है मेरे पास कुछ है, मेरे फादर ने मुझे एक अल्कोहल की बोतल दी है, इस डीमन क्लैन के सरदार को ये बोतल बहुत ज्यादा पसंद है, अगर हम उसे ये देते हैं तो निगोशिएशन बहुत ही अच्छी रहेगी और हम उसे एंट्री पास ले सकते हैं, वो भी बिना फाइट के। जिनवू एसिल से पूछता है क्या इस क्लैन के साथ तुम्हारा ताल्लुक अच्छा है, क्या तुम्हारे दोनों क्लैंस के दरमियान दोस्ती है? एसिल उसे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा क्लैन बहुत ज्यादा वीक है, ये लोग हमें बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं। जिनवू से कहता है फिर तो ठीक हो गया, तुम यहीं पर रुको और इंतजार करो, मैं अभी जाता हूँ और वापस आता हूँ। जिनवू अपने डीमंस की आर्मी को लेकर उनके डीमन कासल की तरफ चला जाता है और फिर कुछ ही मिनटों के बाद वो गार्शी क्लैन को हरा देता है और उनसे एंट्री परमिट लेकर वापस आ जाता है। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है जहाँ पर चेयरमैन गन ही नेशन लेवल हंटर के सामने बैठे होते हैं। नेशन लेवल का हंटर उनसे कहता है वैसे तो मुझे कोरियन इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश से मुझे सुनकर लगता है तुमने कहा कि तुम्हारा एस रैंक का हंटर अवेलेबल नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं कि वो कहाँ पर है। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं वो लड़का बहुत ज्यादा तेज है, हमें नहीं पता चलता कि वो कहाँ चला जाता है, लेकिन हमारी मॉनिटरिंग डिवीजन ने उसके ऊपर नजर रखी हुई है, वो जैसे ही मिलेगा हमें पता चल जाएगा। नेशन लेवल का हंटर उनसे कहता है मैं तुम लोगों को भरोसा कैसे कर सकता हूँ। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं अब हमारी एसोसिएशन वाले लोग इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं जो एक नेशन लेवल हंटर के सामने झूठ बोलेंगे। नेशन लेवल का हंटर हंसते हुए कहता है तुम लोगों को मेरे सामने झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। वो उनसे कहता है मैंने सुना है कि हमारे डांगसू ने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर आकर बहुत ही बुरा किया, उसने यहाँ पर मसला क्रिएट कर दिया था। वो क्योंकि खुद भी एक एस रैंक का हंटर है, इसलिए हम लोग उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एस रैंक की हंटर्स कानून से ऊपर है। चेयरमैन गन ही उसकी बात सुनकर कहते हैं ये डांगसू को हमारा कह रहा है, इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने डांगसू को अपना मान लिया है, हालांकि वो एक साउथ कोरियन है। नेशन लेवल का हंटर उनसे कहता है
हाँ ये बात ठीक है कि मैं यहाँ पर जिन्वू के लिए आया था, लेकिन अब क्योंकि जिन्वू का तुम लोगों को खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, इसके अलावा मेरा एक और भी काम है जो तुम लोगों को करना है। मैं चाहता हूँ कि डांगसू को साउथ कोरिया में वापस आने दिया जाए, उसके ऊपर जो बैन लगाया गया है उसको हटाया जाए। और मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ये काम पहले से ही कर दिया है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं बचा। चेयरमैन गानी उसे कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डांगसू साउथ कोरिया में आ सकता है। नेशन लेवल का हंटर खड़ा हो जाता है और चेयरमैन से हाथ मिलाते हुए कहता है, अगर मुझे कुछ और रिक्वेस्ट करना हुआ तो मैं तुम लोगों को कॉल करूंगा, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। चेयरमैन उसके सामने खड़े होकर सोच रहे होते हैं, हालांकि मेरी अपनी बॉडी भी काफी ज्यादा है, लेकिन इस बंदे के सामने तो बिल्कुल एक बच्चा लग रहा हूँ। चेयरमैन गानी उससे कहते हैं, क्या तुम जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लेना चाहोगे? नेशन लेवल का हंटर उनसे कहता है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं इस रेड में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन साथ ही जाते हुए वो इनसे ये भी कह जाता है, अगर तुम लोग मुझे हायर करना चाहते हो तो फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। और साथ ही वो नेशन लेवल का हंटर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 46 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप की एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था एक नेशन लेवल का हंटर जो कि यूनाइटेड स्टेट से है, वो मिस्टर गो गानी से मिलने के लिए आता है और उन्हें अपनी सारी बात बताकर वहाँ से चला जाता है। चेयरमैन गानी मिस्टर वू जिन से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है आने वाली जेजू आइलैंड की रेड में ये बंदा हमारे साथ जाएगा या नहीं? मिस्टर वू जिन कहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये जाएगा या नहीं, लेकिन जापान के एक बड़े गिल्ड ने हमारे साथ कोऑपरेट करने का कहा है और इस वक्त जापान से एक हंटर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। जिन्वू बहुत सारे डीमन कासल्स में जाकर बहुत सारे डीमंस को हरा देता है। अब जिन्वू का लेवल 87 तक पहुंच चुका है। जिन्वू के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं। जिन्वू कहता है, इन सारे डीमंस का रैंक बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इनसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं। उसी वक्त जिन्वू इग्रिस और टैंक की तरफ देखता है। उन दोनों का लेवल मैक्सिमम पर पहुंच जाता है और जिन्वू के पास विंडो ओपन होती है जिसमें कहा जाता है, तुम अपने सोल्जर्स को मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने पर प्रमोट कर सकते हो। जिन्वू कहता है, इसका मतलब सिस्टम में ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे मेरे सोल्जर्स मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएंगे मैं उनको प्रमोशन दे सकता हूँ। वो दोनों ही आकर जिन्वू के सामने बैठ जाते हैं और सिस्टम बार बार उसे कह रहा होता है, क्या तुम इनको प्रमोट करना चाहते हो या नहीं? जिन्वू उन दोनों की प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लेता है। प्रमोशन ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही उन दोनों की अपीयरेंस चेंज हो जाती है। इग्रिस का रैंक पहले नाइट था, अब वो एक एलीट नाइट बन जाता है। जिन्वू उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि मेरा इग्रिस अब एक एस रैंक के हंटर के बराबर पहुंच चुका है, जबकि टैंक का रैंक नाइट हो जाता है, यानी कि वो एक ए रैंक का हंटर बन गया है। उसी वक्त एसएल जो कि जिन्वू के पास ही खड़ी होती है उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अब तक कितने ज्यादा क्लैंस को खत्म कर दिया है? जिन्वू से कहता है, तुम्हारे क्लैन को छोड़कर टोटल 9 क्लैंस हो गए हैं, क्योंकि मैं इस वक्त 89 फ्लोर पर हूँ। एसएल जिन्वू से कहती है, जैसे ही आप 90 फ्लोर पर जाएंगे वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पावरफुल नाइट्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले 10 क्लैंस बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर हम लोग उनके साथ निगोशिएशन करें तो क्या पता वो हमें अपने एंट्री पास ऐसे ही दे दे। जिन्वू एसएल से कहता है, अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमजोर होता तो क्या तुम लोग मेरे साथ निगोशिएशन करते? तुम लोग तो मुझे वहीं पर मार देते। जिन्वू की बात सुनकर एसएल हैरान हो जाती है। जिन्वू से कहता है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम मारे जाओगे। साथ ही जिन्वू एसएल से कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा रेडिस क्लैन बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर मैं बाकी सारे क्लैंस को हरा देता हूँ तो इसका मतलब तुम्हारा रेडिस क्लैन ऊपर चला जाएगा। एसएल उसे कहती है, मेरे क्लैन का नाम रेडिस नहीं रेडिर है। एसएल जिन्वू से कहती है, लेकिन आपने मेरे क्लैन को क्यों छोड़ दिया? जिन्वू से कहता है, क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गई हो। ये बात सुनकर वो फिर से शर्माना शुरू कर देती है। जिन्वू कहता है, मुझे लगता है मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया। फिर जिन्वू 90th फ्लोर पर चला जाता है और कहता है, जैसा कि एसएल ने कहा था, यहाँ के डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल है, नीचे वाले सारे फ्लोर्स के मुकाबले में यहाँ के डीमंस ज्यादा पावरफुल है। जिन्वू सारे फ्लोर्स को क्लियर करते हुए 97 फ्लोर पर चला जाता है। 97 फ्लोर तक पहुंचने तक जिन्वू का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जिन्वू का लेवल 90 पर पहुंच गया है। एसएल जिन्वू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, इस इंसान ने तो हमारे रैंक 5 के क्लैन को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। क्या सारे इंसान इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? जिन्वू से कहता है, नहीं, सारे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कुछ होते हैं। जिन्वू सोचता है, हमारे कोरिया में मुझे लगता है कि सिर्फ 2 ही ऐसे हंटर्स हैं जो कि एस रैंक से ज्यादा पावरफुल है। चेयरमैन गो गानी और चाइन, वो दोनों ही पावरफुल है बाकी के सारे एस रैंक के हंटर्स के मुकाबले में। जिन्वू कहता है, क्योंकि मैं इनकी पावर एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एस रैंक के हंटर्स में भी पावर गैप है। जैसे चाइन चोई जोंग से बहुत ज्यादा पावरफुल है, हालांकि चोई जोंग को अल्टीमेट सोल्जर कहा जाता है। जब लास्ट टाइम मैं डीमन कासल से बाहर गया था तो मेरी पावर गोगानी के बराबर थी, लेकिन अब जबकि मैं लेवल 90 पर पहुंच चुका हूँ, मेरी पावर गोगानी से ज्यादा है।
जिन्हों एसल से कहता है तुम अपने फ्लोर पर वापस जा सकती हो, बाकी का सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा। एसल हैरान हो जाती है और जिन्हों से कहती है क्या मेरा कोई इस्तेमाल नहीं रहा, क्या मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। जिन्हों आगे बढ़ता है और एसल से कहता है तुमने अब तक बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब वापस चली जाओ। एसल थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर जिन्हों से कहती है नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे देखना है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या निकलता है, आखिरी फ्लोर तक तुम कैसे पहुंचते हो और तुम्हारी फाइट का नतीजा क्या निकलेगा। जिन्हों से कहता है चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो 98 फ्लोर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन रियल वर्ल्ड का होता है, जो कि इंचियन एयरपोर्ट का एक सीन दिखाते हैं, जहां पर जापान की तरफ से आया हुआ हंटर लैंड करता है। इस हंटर का नाम रियोजी गोटो होता है, जबकि उसके साथ उसकी एक असिस्टेंट होती है जो कि ट्रांसलेटर के तौर पर होती है, लेकिन वो भी एक ए रैंक की हंटर होती है और उसका नाम हानिकावा होता है। रियोजी एयरपोर्ट पर गुजरते हुए कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा कमोशन महसूस हो रही है, लगता है कोई स्ट्रॉन्ग एस रैंक का हंटर यहाँ पर है। हानिकावा उसे कहती है क्या वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रियोजी उसे कहता है पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त हंटर एसोसिएशन से एक बंदा आता है और कहता है क्राउड की वजह से मैं लेट हो गया। रियोजी से पूछता है एयरपोर्ट पर क्या मसला चल रहा है, यहाँ पर इतना ज्यादा रश क्यों है। एसोसिएशन का बंदा रियोजी से कहता है यूनाइटेड स्टेट्स से एक नेशनल लेवल का हंटर यहाँ पर है जो वापस जाने के लिए रेडी हो रहा है। फिर वो एसोसिएशन का बंदा उनसे कहता है चलिए मेरे साथ आए, मैं आपको हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में ले चलता हूँ। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है, जहाँ पर चेयरमैन गोगानी सामने बैठी होती हैं। रियोजी गोटो भी उनके सामने जाकर बैठ जाता है और साथ ही रियोजी के गिल्ड के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि जापान में टोटल 21 एस रैंक के हंटर्स हैं, जिनमें से 11 सिर्फ रियोजी के पास है। चेयरमैन गन ही कहते हैं कोरिया में इस वक्त टॉप क्लास के 5 गिल्ड्स हैं जो कि पूरे कंट्री को संभाल रहे हैं, लेकिन पूरे जापान में सिर्फ एक ही बड़ा गिल्ड है जो कि पूरे कंट्री को संभाल रहा है। और इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना के बाद जापान का गिल्ड सबसे बड़ा गिल्ड है। हानिकावा चेयरमैन से कहती है मैं इनकी बातों को ट्रांसलेट करूंगी, रियोजी सान जो कुछ भी बोलेंगे मैं उसे आपके सामने इंग्लिश में पेश करूंगी। हानिकावा रियोजी की तरफ से चेयरमैन से कहती है कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा एक चींटी जेजू आइलैंड से जापान में आ गई थी और उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। हम लोग जेजू आइलैंड को इस तरह नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है हम लोग कोरिया की मदद करेंगे। हम लोग अपने हंटर्स के साथ मिलकर और आपके हंटर्स के साथ मिलकर चौथी रेड करेंगे। रियोजी चेयरमैन से कहते हैं मेरे यहाँ पर आने का यही मकसद है, मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ, क्यों ना हम अपने एस रैंक के हंटर्स और आपके एस रैंक के हंटर्स को मिलाकर एक बड़ी सी टीम बनाएं और जेजू आइलैंड को क्लियर करने की कोशिश करें। चेयरमैन रियोजी से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है हम दोनों कंट्रीज मिलकर अपने हीरोज को वहाँ पर भेजें और एंड्स की कॉलोनी पर हमला करें। चेयरमैन रियोजी से कहते हैं मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि जापान के एस रैंक के हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जेजू आइलैंड पर जाना खतरनाक हो सकता है। रियोजी चेयरमैन से कहता है हमें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि जेजू आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। हानिकावा आगे बढ़ती है और एक पेपर पर लिखा हुआ सारा डेटा मिस्टर चेयरमैन के सामने पेश करती है। रियोजी कहता है हमने सालों से रिसर्च की है और उन एंड्स के बारे में कुछ डेटा इकट्ठा किया है। हालांकि वो एंड्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक मसला है, उनकी एक वीकनेस है, उनका लाइफ स्पैन, वो सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह सकती है। अगर मैं सीधी सादी जुबान में कहूँ तो हमें सिर्फ उनकी क्वीन को मारना है। अगर हम एक बार क्वीन को मार देंगे तो बाकी की सारी एंड्स 1 साल के अंदर मर जाएंगी और जेजू आइलैंड क्लियर हो जाएगा। चेयरमैन सोचते हैं सिर्फ क्वीन को मारना ये काफी अच्छा प्लान है। हालांकि उस आइलैंड पर हजारों की तादाद में एंड्स हैं, लेकिन एक मसला ये भी है कि हम लोग उस क्वीन तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि आइलैंड पूरा तो चींटी से भरा हुआ है। हमें सारी चींटी को क्लियर करते हुए उस क्वीन तक पहुंचना होगा। रियोजी उनसे कहता है आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारी गार्ड चींटियां होंगी और उनको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि वो सारी चींटियां अपनी टनल को छोड़कर बाहर आ जाएं और उनकी क्वीन अकेली रह जाए तो फिर हम क्वीन को आसानी से मार सकते हैं। चेयरमैन उनसे कहते हैं लेकिन क्या ऐसा करना पॉसिबल है। रियोजी कहता है पिछले 3 सालों में 3 बार ऐसा हुआ है और हमने तीनों बार के डेटे को अच्छी तरह से जांच किया है। साउथ कोरिया के हंटर्स ने 3 बार रेड करने की कोशिश की थी और तीनों बार जब वो जेजू आइलैंड पर लैंड हुए चींटियों ने अपनी टनल को छोड़ दिया और उन पर हमला करने के लिए बाहर निकल आई, जबकि क्वीन उनकी वहाँ पर अकेली रह गई। एसोसिएशन वाले जो बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हानिकावा उनसे कहती है हमने इसको बहुत ज्यादा एग्जामिन किया है, हम डिटेल रिपोर्ट आपको पेश कर रहे हैं, आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, ऐसा वाकई में हुआ है। रियोजी उनसे कहते हैं मेरे गिल्ड में 11 एस रैंक के हंटर्स हैं, उनमें से 10 एस रैंक के हंटर्स मुझे शामिल करके हम सारे 10 एस रैंक के हंटर्स आपके साथ इस रेड में हिस्सा लेंगे और हम लोगों का काम ये होगा हम सब लोग मिलकर उन सारी चींटियों को टनल से बाहर निकालेंगे और आपके सोल्जर टनल के अंदर जाएंगे और जाकर एंड क्वीन को मारेंगे। चेयरमैन रियोजी की बात सुनने के बाद सोचते हैं इसका प्लान तो काफी ज्यादा दमदार है। अगर 10 एस रैंक के हंटर्स उन सारी चींटियों को बाहर निकाल लेंगे तो टनल में सिर्फ क्वीन रह जाएगी, हमारे हंटर्स उस क्वीन को मार सकते हैं। रियोजी उनसे कहता है हमारे 10 हंटर्स टीम्स में बढ़ जाएंगे और आइलैंड के चारों तरफ फैल जाएंगे और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सारी चींटियों को बाहर निकाल लाएंगे।
जैसे वो चूतियां अपनी टनल को छोड़कर बाहर आ जाएंगी, साउथ कोरिया के हंटर्स हेलीकॉप्टर में वहाँ पर लैंड करेंगे और सीधा टनल के अंदर जाकर चूतियों की क्वीन को मार देंगे। चेयरमैन कहते हैं इस प्लान में वाकई में दम है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, रियोजी कोटो हमारी मदद करने को क्यों तैयार है और ये अपने 10 एस रैंक के हंटर्स को क्यों लेकर आ रहा है, 11वें को अपने साथ क्यों नहीं ला रहा, जबकि उसी वक्त रियोजी भी यही सोच रहा होता है। अगर एक बार मैंने एस रैंक की डंजन को क्लियर कर लिया तो फिर मुझे भी एक नेशन लेवल का हंटर बना दिया जाएगा, क्योंकि नेशन लेवल के हंटर उन्हें कहा जाता है जिन्होंने कम से कम एक बार एस रैंक की डंजन को क्लियर किया हो। और इस वक्त जापान को एक नेशन लेवल के हंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि मैं बनने वाला हूँ। साउथ कोरिया मेरे इस प्लान को मना कर ही नहीं सकता, मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि मुझे पता है कि मेरा रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक नेशन लेवल का हंटर बनना है। जबकि चेयरमैन गन ही ये सोच रहे होते हैं। जापान के मुकाबले में साउथ कोरिया में सिर्फ 8 एस रैंक के हंटर्स हैं। मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं रेड में हिस्सा नहीं ले सकता। मिन ब्यांगू जो कि रिटायर हो चुका है वो भी हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए हमारे पास सिर्फ 6 ही एक्टिव हंटर्स बचते हैं जो कि इस रेड में हिस्सा ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम अपने 6 एस रैंक के हंटर्स के साथ चींटियों की क्वीन को मार सकते हैं, लेकिन कहानी चेंज हो जाएगी अगर संग जिनवू हमारे साथ मिल जाता है और वो इस रेड को ज्वाइन करके जेजू आइलैंड पर जाता है, क्योंकि जिनवू बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने एक ए रैंक की डंजन के बॉस को अकेले हराया था। लेकिन हम जिनवू के लिए इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि वो चींटियां बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही हैं। पता नहीं कब तक वो सारे पंख निकालकर उड़ना शुरू कर दे। हमें जल्दी से जल्दी उनको खत्म करना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चेयरमैन गन ही रियोजी से कहते हैं हम लोग तुम्हारे डेटा को चेक करेंगे और उसके बाद एक प्लान बनाएंगे और जल्दी ही जापान वालों से कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। जिनवू को दिखाया जाता है जो कि 100 फ्लोर पर पहुंच जाता है और उसका लेवल भी दिखाया जाता है कि उसका लेवल 93 पर पहुंच गया है। जिनवू जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो एक बड़े से ड्रैगन के ऊपर डीमन किंग बैठा होता है जिसका नाम बैरन है। जिनवू बैरन की तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या मैं इससे जीत सकता हूँ? और यहीं पर हमारी एपिसोड 47 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या जिनवू बैरन के सामने फाइट में जीता है या नहीं। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 48 के साथ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिनवू डीमन कासल के 100 फ्लोर पर चला जाता है और उसका लेवल भी दिखाया जाता है कि जिनवू 93 लेवल पर है, जबकि वहीं पर एक बड़े से ड्रैगन पर बैरन आता है जो कि डीमन किंग है। एसएल भी डीमन किंग की तरफ देखती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इंटेंस ब्लड लॉस महसूस हो रहा है, मैं पहली बार डीमन किंग को देख रही हूँ। जिनवू एसएल की तरफ देखता है और कहता है इसकी इतनी ज्यादा पावर है कि एसएल भी इसको महसूस कर सकती है, वो भी बेचारी कांप रही है। जिनवू बैरन की तरफ देखता है और कहता है ये तो एक ऐसा दुश्मन है जो कि उड़ सकता है, ये फाइट थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। उसके ड्रैगन का नाम विवरिन काइसर होता है। जिनवू साथ ही ड्रैगन की तरफ देखकर कहता है ये तो एक विवरिन ड्रैगन है, यहाँ पर मैंने डीमंस के अलावा सिर्फ एक घोड़े को देखा है और इसके अलावा इस ड्रैगन को देख रहा हूँ। साथ ही जिनवू कहता है अगर ये एक डीमन नहीं है तो इसका मतलब मैं इस ड्रैगन के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरे पास भी एक उड़ने वाला शैडो आ जाएगा। डीमन किंग वापस में हवा में चला जाता है और अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपने स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे बहुत सारे गेट्स ओपन होते हैं और उनमें से डीमन आर्मी बाहर निकलती है। उन बड़े बड़े गेट्स में से डीमन सोल्जर्स और डीमन नाइट्स निकलते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिनवू उस आर्मी की तरफ देखता और कहता है डीमन नाइट्स और डीमन जनरल्स ये कम से कम किसी ए रैंक के लेवल के हंटर के बराबर तो होंगे, लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं जिनका मुझे मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ पर कम से कम 100 से ज्यादा हैं। एसल जिनवू से कहती है सर अब हम लोग क्या करेंगे, वो डीमंस तो आगे बढ़ रहे हैं। जिनवू से कोई भी जवाब नहीं देता और उसे कहता है 1 मिनट रुको। डीमंस की आर्मी उसके करीब आती जा रही होती है। जैसे ही वो उसके थोड़ा सा और करीब पहुंच जाते हैं, जिनवू अपने डीमन मोनार्च एरिया इफेक्ट को एक्टिवेट करता है। जिनवू का लेवल अप होने की वजह से उसका एरिया इफेक्ट भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। साथ ही जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है और उन सबको अटैक करने का कहता है। और आप सबको पता होगा कि इस एरिया इफेक्ट के अंदर डीमन सोल्जर्स के स्टैट्स 50% तक बढ़ जाते हैं, यानी कि उनकी पावर 50% बढ़ जाती है। जिनवू के सारे सोल्जर्स डीमन आर्मी को मारना शुरू कर देते हैं। जिनवू के सारे जनरल्स भी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, जबकि टस्क भी अपने क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए हाइमन ऑफ कंबशन इस्तेमाल करता है, जिससे एक जबरदस्त फायर इफेक्ट पैदा होता है और सामने से बहुत सारे डीमंस मर जाते हैं। एसिल भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मैं जिनवू के साथ 89 फ्लोर से यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मैं पहली बार जिनवू को फाइट करते हुए देख रही हूँ, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन साथ ही एसिल बैरन की तरफ देखती है और कहती है ये तो इस जगह का किंग है, जबकि जिनवू एक मॉन्स्टर है जो कि हमारे डीमंस को मार रहा है। मुझे किसका साथ देना चाहिए, अपने किंग का या फिर जिनवू का?
बैरन की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो अपने मुंह से लाइटनिंग क्रिएट कर सकता है। वो ऊपर की तरफ मुंह करते हुए एक जबरदस्त लाइटनिंग शॉक पैदा करता है। जिन्हों जल्दी से एसन को कवर कर लेता है और कहता है ये कोई ऑर्डिनरी लाइटनिंग नहीं है, इससे तो मेरे बहुत सारे शेडोज मर गए। ये कोई आम मैजिकल लाइटनिंग नहीं है, ये तो एक स्पेशल मैजिकल लाइटनिंग है। मेरे शेडोज इसके सामने बिल्कुल बेबस हैं। अगर मैंने जल्दी से इसका कोई हल नहीं निकाला तो मेरे शैडो सोल्जर्स बार बार रीजनरेट करने के बाद मेरी माना पावर खत्म हो जाएगी। जिन्हों एसेल को छोड़कर जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और सीधा बैरन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हों कहता है मुझे इस ड्रैगन के पंख को काटना होगा, लेकिन जैसे ही वो उसके पंख पर अटैक करने वाला होता है बैरन अपनी बड़ी सी तलवार से उसको ब्लॉक करता है और साथ ही बैरन अपनी तलवार को घुमाते हुए जिन्हों को पीछे की तरफ पुश करता है, जिससे जिन्हों दूर जाकर गिरता है। जिन्हों के नीचे गिरने के फौरन बाद ही बैरन फिर से अपने मुंह में इलेक्ट्रिसिटी को लोड करता है और उस पर अटैक करता है। जिन्हों उठकर भागना शुरू कर देता है, जबकि बैरन अपनी इलेक्ट्रिसिटी को उसके पीछे पीछे दौड़ा रहा होता है, बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह जो कि अपने टारगेट का पीछा कर रही हो। जिन्हों कहता है इसकी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, ये मुझे बहुत जल्दी पकड़ लेगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अटैक से बच पाऊंगा। उसी वक्त नीचे से टस्क आगे बढ़ता है और अपनी फायर पावर को इस्तेमाल करते हुए उसकी इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करता है। आपको याद होगा कि टस्क भी अपने मुंह से फायर पावर निकाल सकता है। उन दोनों की पावर्स आपस में टकराती हैं क्योंकि टस्क के पास वो मैजिकल क्रिस्टल है जिसकी वजह से उसकी फायर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बैरन की इलेक्ट्रिसिटी को पीछे की तरफ पुश करते हुए ऊपर की तरफ ले जाता है, जिससे बैरन का ड्रैगन जख्मी हो जाता है और बैरन अपने ड्रैगन से नीचे गिर जाता है। जिन्हों कहता है टस्क को मैजिकल क्रिस्टल देकर मैंने बहुत ही अच्छा फैसला किया था। बैरन के नीचे गिरते ही जिन्हों उठकर खड़ा हो जाता है और अपना डैगर निकाल लेता है और उसे कहता है चलो शुक्र है तुम नीचे तो आ गए। ऊपर की तरफ देख देख कर तो मेरे तो गर्दन में दर्द हो गया। डीमन किंग नीचे उतरने के बाद भी अपने मुंह से इलेक्ट्रिसिटी फायर कर रहा होता है और जिन्हों के बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। जिन्हों कहता है मेरे सोल्जर्स के मरने की वजह से मेरे माना पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं और मुझे इनको रिप्लेनिश करने का टाइम भी नहीं मिल रहा। जिन्हों कहता है मेरे जनरल्स को जितनी बार रीजनरेट होना पड़ता है उतना ज्यादा मेरा माना कंज्यूम होता है। छोटे सोल्जर्स के लिए मुझे कम माना की जरूरत है, लेकिन इग्रिस, टैंक और टस्क के लिए मुझे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। उसी वक्त आयरन आगे बढ़ता है और बैरन पर अटैक करता है, लेकिन बैरन क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है वो आयरन को खत्म कर देता है। फिर आयरन के फौरन बाद इग्रिस उस पर अटैक करता है, लेकिन बैरन इग्रिस की तलवार को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और अपने मुंह से इलेक्ट्रिसिटी निकालते हुए इग्रिस को भी मार देता है, यानी इग्रिस भी वापस चला जाता है। असल में मैं यहाँ पर शैडोज के लिए मरने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये शैडोज मार नहीं सकते, ये दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। जिन्हों उठता है और अपने वाइटल स्ट्राइक इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने डैगर के साथ बैरन पर अटैक करता है, लेकिन बैरन अपनी बड़ी सी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जिन्हों कहता है मेरी वाइटल स्ट्राइक को भी इसने ब्लॉक कर दिया। उसी वक्त बैरन आके अपना हाथ बढ़ाता है और जिन्हों को सर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। बैरन जैसे ही अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई तलवार से जिन्हों को मारने लगता है, उसी वक्त इग्रिस फिर से निकलता है और अपनी तलवार से उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है। जिन्हों जल्दी से अपने नाइफ को उसके सीने में दंसा देता है। दूसरी तरफ से इग्रिस भी अपनी तलवार को उसके बाजू में दंसा देता है, जो कि उसके बाजू के आर पार हो जाती है। बैरन के दूसरे हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। इससे बैरन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बुखलाते हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को चारों तरफ रिलीज करता है। उसकी इलेक्ट्रिसिटी से बचते हुए जिन्हों का फायर रेजिस्टेंस वाला रोब जो कि उसने स्पेशल खरीदा था वो भी सारा जल जाता है। बैरन अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों में 2 मैजिकल स्वर्ड्स बना लेता है। जिन्हों भी अपने दूसरे हाथ में नाइट किलिंग डैगर को निकाल लेता है और फिर वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और बड़ी ही स्पीड के साथ एक दूसरे के सामने आगे बढ़ते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे की तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हैं। एक तरफ से बैरन अटैक करता है और एक तरफ से जिन्हों अटैक करता है। फिर वो दोनों ही बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। जिन्हों बैरन के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। बैरन अपने मुंह में दोबारा से इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट करता है और उस पर फायर करने लगता है। जिन्हों कहता है इतने डिस्टेंस से मैं बच नहीं पाऊंगा। बैरन जैसे ही अपनी इलेक्ट्रिक बीम को छोड़ता है, जिन्हों अपने नाइफ को सामने करते हुए उसको डॉज करता है, जिससे वो बीम ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जिन्हों के हाथ से उसके दोनों डैगर छूट जाते हैं। बैरन फिर से अपनी तलवार का वार करता है। जिन्हों जल्दी से उसको बाजू से पकड़ लेता है। जिन्हों ने बैरन के दोनों बाजुओं को पकड़ रखा होता है ताकि वो तलवार से उस पर अटैक न कर पाए, लेकिन बैरन फिर से अपने मुंह में एक इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट करता है और जिन्हों पर बीम छोड़ने वाला होता है। जिन्हों कहता है इसकी माना पावर तो बहुत ज्यादा है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन बैरन के शूट करने से पहले ही एसेल उसके ऊपर अपनी तलवार फेंकती है, जिससे बैरन का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। जिन्हों उसी वक्त मौका देखकर अपने डोमिनेटर टच इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए उसके दोनों बाजुओं को उखाड़ देता है। जिन्हों उसके दोनों बाजुओं को उखाड़ने के फौरन बाद उसकी थोड़ी के नीचे पंच मारता है और जिन्हों की स्ट्रेंथ क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से बैरन बेचारे का सर उड़ जाता है और वो मर जाता है। और साथ ही विंडो ओपन होती है और जिन्हों से कहा जाता है कि तुमने डीमन किंग बैरन को हरा दिया है। बैरन के मरते साथ ही जिन्हों की क्वेस्ट पूरी हो जाती है। जिन्हों वहीं पर बैठ जाता है और एसेल से कहता है जल्दी से जाकर अपने फादर को बताओ कि तुम्हारा रेडिस क्लैन अब टॉप प्लेस पर है। एसेल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्हों से कहती है मेरे क्लैन का नाम रेडिस नहीं रेडिर है।
डीमन किंग को मारने के बाद जिन्वू का लेवल दिखाया जाता है जो कि 97 तक पहुंच चुका है। अब जिन्वू के पास सिर्फ 3 लेवल्स रह गए हैं 100 तक पहुंचने के लिए। जिन्वू आराम करने के लिए बैठ जाता है, जबकि उसके शैडो सोल्जर्स वहां से हासिल होने वाले सारे माना क्रिस्टल्स और सारी लूट को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जिन्वू को उसके रिवार्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, साथ ही उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। सेट आइटम के तौर पर जिन्वू को डीमन किंग की रिंग मिलती है, जिसके साथ उसका सेट कंप्लीट हो जाता है। और अब इन तीनों सेट्स के कंप्लीट होने के बाद वो वाटर ऑफ लाइफ को क्रिएट कर सकता है, यानी अपनी मॉम को क्योर कर सकता है। और इंग्रेडिएंट के तौर पर जिन्वू को जो प्योरिफाइड ब्लड ऑफ डीमन किंग चाहिए था वो भी उसे मिल जाता है। जिन्वू अपने तीनों आइटम्स को बाहर निकाल लेता है, यानी एक उसकी वो मैजिकल वुड होती है, इसके अलावा वाटर ऑफ इकोनिक फॉरेस्ट होता है और तीसरा ये प्योरिफाइड ब्लड होता है। वो उन तीनों को मिलाकर क्राफ्टिंग स्टार्ट करता है और उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें क्राफ्टिंग की लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। साथ ही एक विंडो में से बताया जाता है कि तुम्हारे पास जितने इंटेलिजेंस पॉइंट हैं उनकी बेस पर ही क्राफ्टिंग होगी। ये सक्सेसफुल होगी या नहीं ये तुम्हारे इंटेलिजेंस पॉइंट पर बेस करता है। और फिर साथ ही 10 सेकंड का टाइमर चलना शुरू हो जाता है। जिन्वू कहता है अगर मुझे पहला ऐसे कुछ पता होता कि मेरे इंटेलिजेंस पॉइंट काम आएंगे तो मैं अपने इंटेलिजेंस पॉइंट को बढ़ा लेता। अगर ये फेल हो गया तो मैं अपनी मॉम को कभी भी क्योर नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही टाइमर उल्टा चलना शुरू हो जाता है। 8 7 6 5 4 3 2 1 और साथ ही उसे लिख दिया जाता है कि तुमने इसको सक्सेसफुली हासिल कर लिया है। जिन्वू को होली वाटर ऑफ लाइफ मिल जाता है। जिन्वू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिन्वू अपने तीनों इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखता है और कहता है लाइफ वुड में से थोड़ा सा कम हो गया है, जबकि प्योरिफाइड ब्लड में से भी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मेरा तीसरा वाटर तो बिल्कुल खत्म हो गया है। मुझे लगता है शायद सिस्टम ने इसके एग्जैक्ट अमाउंट को इस्तेमाल किया है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास बच गए हैं। जिन्वू होली वाटर ऑफ लाइफ को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है तो ये है वो होली वाटर ऑफ लाइफ जिससे मेरी मॉम क्योर हो सकती है, जो किसी भी बीमारी को क्योर कर सकता है। लेकिन इसे मेरी मॉम को पूरा पीना होगा। पता नहीं मेरी मॉम इसको पूरा पी पाएंगी या नहीं। जिन्वू कहता है मुझे अभी के अभी वापस जाना होगा और सीधा हॉस्पिटल ही जाना होगा। उसी वक्त आयरन उस ड्रैगन को खींचता हुआ उसके पास ले आता है। जिन्वू आयरन की तरफ देखता है और कहता है आयरन तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो, इस बार तो तुमने जल्दी से समझ लिया कि मुझे क्या चाहिए। जिन्वू उस ड्रैगन की तरफ देखता है और कहता है जागो, और उसके शैडो को भी बाहर निकाल लेता है। जिन्वू ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है चलो मैं डीमंस को तो अपने सोल्जर नहीं बना सकता, कम से कम मुझे एक उड़ने वाला ड्रैगन तो मिल गया। साथ ही जिन्वू से कहा जाता है इस ड्रैगन के लिए अपना नाम चूज करो। जिन्वू कहता है मुझे इसका नाम याद नहीं रहा, चलो मैं इसे अपना एक नाम देता हूँ, आज के बाद इसका नाम काइसल होगा। एसिल उसकी तरफ देखती है और कहती है इस ड्रैगन पर बैठकर हम लोग बहुत जल्दी अपने रेड क्लैन तक पहुंच जाएंगे। जिन्वू ये सोच रहा होता है मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, मैं अपनी मॉम को क्योर करना चाहता हूँ, मुझे वापस रेड क्लैन नहीं जाना। और यहीं पर हमारी एपिसोड 48 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या जिन्वू की मॉम होली वाटर ऑफ लाइफ से वाकई में क्योर होती है या नहीं। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्वू बैरन को हरा देता है और होली वाटर ऑफ लाइफ को क्रिएट कर लेता है। जिन्वू उस ड्रैगन के शैडो को भी निकाल लेता है और उसे काइजल का नाम देता है। एसेल उसे कहती है इस ड्रैगन पर बैठकर हम लोग बहुत जल्दी रेडिट क्लैन पहुंच जाएंगे। मैं श्योर हूँ कि वहाँ पर एक पार्टी का इंतजाम किया गया होगा, तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। मेरे फादर हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। जबकि जिन्वू अपनी ही सोचों में गुम होता है। जिन्वू कहता है अभी तो मैंने अपने रिवॉर्ड्स को हासिल करना है। सबसे पहला उसका रिवॉर्ड होता है हाई क्वालिटी का रून स्टोन। जिन्वू स्टोन की डिटेल्स पढ़ता है तो असल में उसके जॉब रिलेटेड स्किल होता है जो कि शैडो एक्सचेंज का होता है, यानी जिन्वू अपने शैडो के साथ अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर सकता है चाहे वो कहीं पर भी हो। लेकिन एक बार बॉडी एक्सचेंज करने के बाद उसे 3 घंटे तक इंतजार करना होगा। जिन्वू कहता है ये तो बेसिकली टेलीपोर्टेशन जैसा ही है। जिन्वू अपने सोल्जर से कहता है तुम सबने बहुत ही अच्छा काम किया। साथ वो एसेल से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वापस अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एसेल से कहती है तो फिर पार्टी का क्या होगा। जिन्वू से कहता है तुम्हारा क्लैन 80 फ्लोर पर है, अब मैं वापस नहीं जाने वाला, वो भी सिर्फ पार्टी के लिए। साथ ही जिन्वू एसेल को बाय बोलता है और कहता है अगर दोबारा कभी मौका मिला तो तुम्हें जरूर देखने के लिए आऊंगा। जिन्वू अपने नए मिलने वाले शैडो एक्सचेंज स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने एक शैडो के साथ एक्सचेंज होकर अपनी गली में चला जाता है। जिन्वू कहता है ये तो मेरी गली है, मैं तो वाकई में टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया। और साथ ही टाइमर चलना शुरू हो जाता है। उसको 3 घंटे के बाद दोबारा ये स्किल एक्टिवेट हो सकता है। जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स में से काइजल यानी कि ड्रैगन को बाहर बुलाता है और उसके ऊपर बैठकर उड़ते हुए सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन हंटर्स एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है जहाँ पर मिस्टर वू जिन जापान वालों की तरफ से दिए हुए डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर उनकी तरफ से भेजी गई सारी वीडियोस हैं जो कि सैटेलाइट से ली गई हैं। चेयरमैन गोगान ही कहते हैं इसका मतलब जापान वाले बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तीनों बार जब साउथ कोरिया वालों ने वहाँ पर रेड करने की कोशिश की थी सारी चीटियां अपनी टनल से बाहर निकल आई थी सिवाय उनकी क्वीन और उसके गार्ड्स के। मिस्टर जिन से कहते हैं तीनों बार हम जब वहाँ पर पहुंचे थे
तीनों बार चींटियों की शेप चेंज थी, इसका मतलब वो इवॉल्व कर रही हैं। लेकिन हर बार उनका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 ही साल का रहता है। चेयरमैन मिस्टर वूजिन से पूछते हैं कितने % चांस है कि वो सारी चींटियां वापस टनल में आ जाएं, इससे पहले कि उनकी क्वीन को मारा जाए। मिस्टर वूजिन कहते हैं जापान वालों ने कहा है कि वो सिग्नल जैमिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चींटियां एक दूसरे के साथ सिग्नल से बात करती हैं, इसलिए वो ऐसे मैजिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनकी कम्युनिकेशन ठप हो जाएगी। गोगानी कहते हैं तो इसका मतलब हमें सिर्फ क्वीन और उसके गार्ड्स का ही सामना करना पड़ेगा। उसी वक्त चेयरमैन गोगानी को कुछ अजीब महसूस होता है, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी। मिस्टर वूजिन कहते हैं क्या हुआ, आपको कुछ महसूस हुआ? चेयरमैन उसे कहते हैं क्या तुम्हें एनर्जी महसूस नहीं हुई? चेयरमैन कहते हैं मुझे अभी अभी कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस हुई, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर है। साथ ही वो मिस्टर वूजिन से पूछते हैं क्या तुम्हें अभी तक मिस्टर संग जिन वू मिले या नहीं? मिस्टर वूजिन कहते हैं नहीं, अभी तक हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में यूनहो मिन बियांगो के साथ बैठे होते हैं। मिन बियांगो भी एक S रैंक का हंटर है जो कि रिटायर हो चुका है। यूनहो उसे कहते हैं क्या तुमने अभी भी महसूस किया? बियांगो उसे कहता है हाँ, हालांकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मेरा रैंक अभी भी S है, मैं भी महसूस कर सकता हूँ, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। बियांगो से कहता है हो सकता है चोई चोंग और चाइन आपस में फाइट कर रहे हूँ, तुम्हें पता है वो हमेशा अपने शेर को लेकर फाइट करते रहते हैं। वो दोनों वहाँ पर बैठकर पी रहे होते हैं। बियांगो से कहता है यूनहो थोड़ा सा चीयर भी कर लिया करो, हमेशा इसी तरह करते रहोगे तो बहुत जल्दी बुढ़े हो जाओगे। बियांगो यूनहो से कहता है क्या तुम्हें एक जोक सुनना है? यूनहो से कहता है नहीं, मुझे जोक नहीं सुनना। यूनहो बियांगो की तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, ये पहला S रैंक का हंटर है जो कि इतना ज्यादा यंग होने के बावजूद रिटायर हो गया है। ये ना सिर्फ अभी जवान है बल्कि ना तो कहीं से जख्मी है और इससे कुछ भी नहीं हुआ, ये अपने आप ही रिटायर हो गया। पता नहीं इसने क्या सोच के अपने आप को रिटायर करने की सोची। हालांकि S रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि जो पैदाइशी तौर पर बहुत ज्यादा अमीर है। बियांगो यूनहो से कहता है क्या तुम वाकई में जेजुक आइलैंड की रेड पर जाना चाहते हो? यूनहो से कहता है हाँ बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ। बियांगो से कहता है लास्ट टाइम की रेड में तुम्हें याद है उनसुक कैसे मारा गया था, वो भी उन चींटियों के हाथों, क्या तुम भी वापस वहीं पर जाना चाहते हो? यूनहो से कहता है मैं इसीलिए तो वहाँ पर जाना चाहता हूँ, अगर हमने चींटियों को इसी तरह छोड़ दिया तो उनके पर निकल रहे हैं, वो बहुत जल्दी कोरिया पहुँच जाएंगे और सारे लोग मारे जाएंगे। बियांगो से कहता है तुम अपने देश से इतना प्यार कब से करने लगे? यूनहो से कहता है मैं तो बस एक बहाना ढूंढ रहा हूँ, मुझे वैसे भी ये करना ही करना है। बियांगो से कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अगर तुम मुझे यहाँ पर कन्विंस करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। यूनहो से कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए आया हूँ, वहाँ पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा तुम्हें कभी देख पाऊंगा या नहीं। बियांगो यूनहो से कहता है मैंने अपनी टीचिंग के कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, मुझे बहुत जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैं एक पब्लिक सर्वेंट बनने वाला हूँ। क्या तुमने यूजिन आर्किटेक्चर्स के बारे में सुना है? वो लोग भी अपना गिल्ड बनाने वाले हैं, उन्होंने मुझे कॉल की थी, वो चाहते हैं कि मैं उनके गिल्ड का मास्टर बन जाऊं। जब से मैंने अपनी रिटायरमेंट का फैसला किया है, ना सिर्फ यूजिन आर्किटेक्चर्स बल्कि और भी बहुत सारे गिल्ड्स वालों ने मुझसे राब्ता किया है कि मैं उनके गिल्ड्स को ज्वाइन कर लूं। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ऐसी जगहों पर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं जहाँ पर ब्लड शेड हो, इसलिए मैं टीचिंग का कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा मैं एक टीचर बन जाऊंगा, मैं कोरियन हिस्ट्री पढ़ाया करूंगा। यूनहो से कहता है तुम बहुत ज्यादा वियर्ड हो, तुम्हें हिस्ट्री क्यों पढ़ानी है? बियांगो से कहता है मुझे हमेशा से हिस्टोरिकल ड्रामास बहुत ज्यादा पसंद रहे हैं, मुझे लगता है कि वार्स को सिर्फ किताबों के अंदर ही रहना चाहिए। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और साथ साथ पी रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन्हो अपनी मॉम के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो खिड़की से अंदर दाखिल होता है। जिन्हो अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है अगर मैंने यहाँ पर सब कुछ खराब कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम हॉली वाटर ऑफ लाइफ को मुकम्मल तौर पर पी सकेंगी या नहीं, लेकिन अगर वो इसको पी लेती हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी। लेकिन साथ ही जिन्हो कहता है मैंने अपने सिस्टम के जरिए से बहुत सारे मौजज़ात होते हुए देखे हैं, ऐसे ऐसे मिराकल्स देखे हैं जैसे मुमकिन ही नहीं, लोग तो मेरी स्टोरीज पर यकीन भी नहीं करेंगे, ये सिस्टम की पावर है। जिन्हो कहता है इस सिस्टम की वजह से मेरे जैसा एक E रैंक का हंटर जिसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता था वो भी अब S रैंक का हंटर बन चुका है, मुझे सिस्टम पर एक बार और भरोसा करना होगा। साथ ही वो ढक्कन खोलता है और होली वाटर ऑफ लाइफ को अपनी मॉम के मुंह से लगा देता है और सारी की सारी बोतल अपनी मॉम को पिला देता है। उसी वक्त वो अपनी मॉम की गर्दन पे देखता है तो एक जलने का निशान होता है। जिन्हो कहता है जब मैं छोटा था मैं अपनी मॉम के बालों को धोना चाहता था, जिन्हो ने गर्म पानी के साथ अपनी मॉम की गर्दन जला दी थी, लेकिन उसकी मॉम जिन्हो से कहती है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? जिन्हो वहीं पर खड़ा रो रहा होता है। जिन्हो कहता है गलती मेरी थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझसे पूछा क्या मैं ठीक हूँ या नहीं। जिन्हो अभी भी अपनी मॉम की तरफ देख रहा होता है और कहता है मेरी मॉम का कलर तो नॉर्मल होता जा रहा है, लेकिन ये अभी तक जाग क्यों नहीं रही? जिन्हो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ। लेकिन काफी देर तक उसकी मॉम आंखें नहीं खोलती। जिन्हो उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है।
जिन्हू अभी वहीं पर सर लटका कर बैठा होता है कि थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है, क्या तुम जिन्हू हो? जिन्हू अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मॉम उसे कहती है, मैं कितने दिनों तक सो रही थी? जिन्हू अपनी मॉम से कहता है, आप 4 साल से सो रही थी। मॉम जिन्हू से कहती है, सिर्फ 4 साल और तुम कितने बड़े हो गए हो? जीना कैसी है? क्या वो ठीक है? जिन्हू के हाथ कांप रहे होते हैं। मॉम हंसते हुए जिन्हू से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपना वादा पूरा किया, अपनी बहन का ख्याल रखा। मॉम जिन्हू का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है, मेरे बेटे तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त रहा होगा। मैं बीमार हो गई थी और तुम्हें अब अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ा, वो भी अकेले। जिन्हू इसे सुनकर वहीं पर रोना शुरू कर देता है। उसी वक्त एक डॉक्टर मेन ऑफिस में जाता है और बड़े डॉक्टर से कहता है, हमारे पास एक इटरनल स्लंबर का पेशेंट था जो कि जाग गया है। डॉक्टर जो बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी इटरनल स्लंबर का पेशेंट जागा नहीं। डॉक्टर बड़े डॉक्टर से कहता है, उस पेशेंट का गार्डियन जी चाहता है कि हम पेशेंट को जल्दी से रिलीज कर दें, वो उसे घर ले जाना चाहता है। अब हमें बताएं हमें क्या करना है। मेन डॉक्टर उसे कहते हैं, लेकिन 4 साल तक वो पेशेंट सो रहा था, वो भी तो अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा, उसे अभी हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। डॉक्टर उसे कहते हैं, लेकिन पेशेंट तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, वो तो चल फिर रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो 4 साल तक सो रहा था। बड़े डॉक्टर ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, वो पेशेंट 4 साल तक सो रहा था और उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, ये कैसा हो सकता है? लेकिन जो भी हो, हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हमें पहले हायर अप्स को बताना होगा। डॉक्टर चीफ से कहते हैं, मैंने गार्डियन को इस बारे में बताया था, लेकिन वो गार्डियन जो है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। छोटे डॉक्टर आगे बढ़ते हैं और मेन डॉक्टर से कहते हैं, क्या आपने सुना है, अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था साउथ कोरिया के 10वें एस रैंक के हंटर के बारे में। ये वही लड़का है, इसका नाम सन जिन वू है और वो उसकी मॉम है। डॉक्टर एस रैंक के हंटर का सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, अच्छा वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसे अभी डिस्चार्ज कर दो, उसे यहाँ पर रखने की कोई भी जरूरत नहीं। जिनवू जिना को भी लेकर आ जाता है और अपनी मॉम से मिलवाता है। मॉम जिना की तरफ देखती है और कहती है, तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, पहले तो छोटी सी हुआ करती थी। जिना अपनी मॉम को देखकर रोना शुरू कर देती है और भागती हुई जाकर मॉम से लिपट जाती है। जिनवू अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मेरी एफर्ट्स बिल्कुल भी जाया नहीं गई, मैंने जितना भी काम किया है मुझे लगता है कि मुझे उसका रिवार्ड मिल गया है। फिर जिनवू बाहर जाकर बेंच पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर न्यूज देखता है। जिनवू कहता है, जब मैं डीमन कासल में गया था तब मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया था, यहाँ पर तो बहुत सारी मिस कॉल्स लगी हुई हैं और साथ में एक न्यूज भी होती है जिसमें उन्होंने रात के वक्त काइजन की एक पिक्चर ली होती है। जिनवू कहता है, ये तो हर एक चीज को न्यूज बना देती है, इनको लगता है शायद कोई मॉन्स्टर है। उसी वक्त जिनवू को फिर से कॉल आती है। जिनवू कॉल अटेंड कर लेता है। चेयरमैन गोगान ही उसे कहते हैं, मैं गोगान ही बोल रहा हूँ। जिनवू हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसी क्या बात होगी, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? चेयरमैन जिनवू से कहते हैं, तुमने अभी तक न्यूज में देख लिया होगा। जिनवू को लगता है शायद काइसल की बात हो रही है। जिनवू चेयरमैन से कहता है, ठीक है मैंने न्यूज देख ली है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है शायद तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी। जिनवू चेयरमैन से कहता है, मैं कुछ अर्सा के लिए यहाँ पर नहीं था, मुझे बताएं क्या हुआ है। चेयरमैन जिनवू से कहते हैं, अगर तुमने न्यूज नहीं देखी तो ठीक है, मुझे टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जिनवू उनसे कहता है, नहीं आप रहने दे, मैं आपके पास आता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 49 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चेयरमैन गोगान ही जिनवू को कॉल करते हैं और कहते हैं, क्या तुमने न्यूज के बारे में सुना है? जिनवू को कुछ भी नहीं पता होता। जिनवू उनसे कहता है, ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है। जिनवू चेयरमैन गोगान ही से मिलने के लिए जाता है। चेयरमैन जिनवू को सारी बात के बारे में बताते हैं और कहते हैं, 4 दिन के बाद हम जेजू आइलैंड जाने वाले हैं, क्या तुम हमारी रेड का हिस्सा बनना चाहोगे? हमारी टीम में इस वक्त 16 एस रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे? जिनवू कहता है, जेजू आइलैंड पर सारे एस रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। वैसे तो इस डील को मना करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर लेवल अप हो सकता हूँ। लेकिन साथ ही जिनवू को अपनी मॉम की याद आती है। जिनवू कहता है, मुझे अपनी मॉम का ध्यान रखना है, अभी अभी तो वो नींद से जागी है। उसी वक्त जिनवू को एक पावरफुल मैजिकल एनर्जी महसूस होती है। चेयरमैन जिनवू से कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? जिनवू कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे करीबी कोई एस रैंक के हंटर्स फाइट कर रहे हैं। गोगान ही उसे कहते हैं, तुम्हारी सेंसेस तो बहुत ज्यादा शार्प है, यहाँ करीब में ही एस रैंक के हंटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पास ही के एक जिम में सारे एस रैंक के हंटर्स अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद रेड होने वाली है। जिनवू कहता है, क्या वहाँ पर सारे एस रैंक के हंटर्स हैं? चेयरमैन जिनवू से कहते हैं, हाँ वहाँ पर सारे एस रैंक के हंटर्स हैं, यहाँ तक कि रियोजी गोटो भी वहाँ पर है। जिनवू उसका नाम सुनकर हैरान हो जाता है। जिनवू चेयरमैन से कहता है, ये गोटो रियोजी, ये जापान के ड्रासवर्ड से है। चेयरमैन उसे कहते हैं, हाँ ये जापान का एक हंटर है। सिर्फ हंटर्स ही नहीं, बल्कि गोटो रियोजी के बारे में तो सारी दुनिया ने सुन रखा है। चेयरमैन जिनवू से कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ जिम को ज्वाइन करना चाहोगे?
वहाँ पर जाकर सिर्फ विजिट ही कर लेना, इतने सारे एस रैंक के हंटर्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पर जिम का सीन दिखाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर युनहू फेम गिल्ड के मास्टर मा डोंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों का आपस में काफी अच्छा मुकाबला हो रहा होता है। मा डोंग युनहू से कहता है, तुम तो अभी जवान हो, लेकिन तुम अपनी बॉडी को संभाल क्यों नहीं पा रहे, अपनी फुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करो। युनहू आगे से हंसते हैं और फिर से वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। चेयरमैन गन ही और जिनवू भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। चेयरमैन जिनवू से कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक के हंटर्स हैं, तुमने इतने ज्यादा एस रैंक के हंटर्स एक जगह पर नहीं देखे होंगे। जिनवू युनहू की तरफ देखता है और कहता है, मा डोंग तो उससे ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर चोई जोंग भी आते हैं और कहते हैं, लेकिन अगर युनहू अपनी फुल पावर इस्तेमाल करे तो मा डोंग उसके सामने नहीं टिक पाएगा। चोई जोंग आगे बढ़ते हैं और जिनवू से कहते हैं, वो बंदा जिसने मार्शल आर्ट्स वाला यूनिफॉर्म पहना हुआ है उसका नाम मा डोंग है और वो फेम गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। जिनवू चोई जोंग से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि युनहू अपनी फुल पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? मा डोंग के खिलाफ तो उसे अपनी फुल पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। चोई जोंग उसे कहता है, यहाँ पर बहुत सारी नजरें उस पर जमी हुई हैं जो कि उसकी फुल पावर देखना चाहती हैं। तुमने ये बात तो सुनी होगी कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर युनहू अपने आप को एक बीस्ट में बदल सकता है। युनहू नहीं चाहता कि यहाँ पर मौजूद लोग उसकी फुल पावर को देखें। वहीं पर नीचे एस रैंक के हंटर्स जो कि जापान से आए हैं, पूरे 10 हंटर्स होते हैं। चोई जोंग उनकी तरफ देखता है और कहता है, ये लोग कौन हैं? और यहाँ पर पूरे 10 एस रैंक के हंटर्स के नाम और पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। इनके नाम क्योंकि जापानीज में है इसलिए इनको याद करना इतना ज्यादा मुश्किल है और ना ही फ्यूचर में इनके इतने ज्यादा नाम यूज होने वाले हैं, तो फिलहाल मैं इनके नाम नहीं बताने वाला। जिनवू गोटो रियोजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या वो वाला बंदा गोटो रियोजी है जो कि जापान में काफी ज्यादा पावरफुल हंटर है? जापान की एक हंटर जो कि एक हीलर है वो जिनवू की तरफ देखती है और हानिकावा से पूछती है, वो लड़का कौन है? हानिकावा उसे कहती है, उसका नाम संग जिनवू है और वो अभी अभी एस रैंक का हंटर बना है। गोटो रियोजी की नजर भी जिनवू पर पड़ती है। गोटो रियोजी सोचता है, ये तो एक असैसिन टाइप का हंटर है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा है, ये अपनी पावर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। गोटो रियोजी हानिकावा से कहता है, ये एक असैसिन टाइप का हंटर है। हानिकावा उसे कहती है, नहीं, ये एक मैजिक टाइप है। रियोजी उसे कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक असैसिन टाइप है। हानिकावा उसे कहती है, ऑफिशियल्स ने तो यही बताया है कि ये एक मैजिक टाइप है। वहीं पर रिपर गिल्ड के मास्टर लिम ताई भी बैठे होते हैं और कहते हैं, यही वो लड़का है संग जिनवू जिसने मेरे ली मिन संग की सारी रेपुटेशन का कचरा कर दिया। उसी के पास चाइन भी खड़ी होती है। चाइन संग जिनवू की तरफ देखती है और कहती है, इसी के आने की वजह से हवा में प्रेशर बढ़ गया है। आहिस्ता आहिस्ता बाकी के हंटर्स को भी जिनवू की वहाँ पर मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो जाता है। वहीं पर एक हंटर जिसने चेहरे पर मास्क लगाया होता है उसका नाम काई होता है। वो चाइन की तरफ देखता है। चाइन ने अपने नाक के ऊपर रुमाल रखा होता है। काई कहता है, कोरिया में भी एक ऐसी हंटर है जिसको हंटर्स की स्मेल की वजह से मसला है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मेरी पावर इससे ज्यादा है। क्या मुझे डायरेक्टली इससे बात करनी चाहिए? कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? युनहू और मा डोंग अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। हानिकावा रियोजी से कहती है, कोरियन हंटर्स के जो टॉप फाइटर्स हैं, हमें और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, हमने इनके स्किल्स देख लिए हैं। वैसे भी अब आप एस रैंक की क्लासिफिकेशन से बाहर निकल चुके हैं, आप बहुत जल्दी नेशनल लेवल के हंटर बनने वाले हैं। रियोजी उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, कोरिया में भी काफी अच्छे हंटर्स हैं, अब ये लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं। हानिकावा और रियोजी अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कोरिया के टॉप 5 गिल्ड के गिल्ड मास्टर आते हैं और उनसे कहते हैं, जरा ट्रांसलेट करके बताओ ये क्या कह रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारे कोरिया के हंटर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं? और तुम्हें क्या लगा था कि जहाँ पर किसी को जापानीज नहीं आती? मुझे जापानीज आती है और मुझे पता है तुम लोगों ने अब अभी क्या कहा। उस गिल्ड मास्टर का नाम जोंगसू होता है जो कि जीसाडान गिल्ड का मास्टर है। उसके साथ उसका वाइस मास्टर भी होता है। हानिकावा उनसे कहती है, तुम लोग कौन हो? वाइस मास्टर उसे कहता है, क्या तुमने इनके बारे में नहीं सुना? ये टॉप 5 गिल्ड में आते हैं। हानिकावा उसे कहती है, लेकिन मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रही हूँ। वाइस मास्टर उसे कहता है, क्योंकि मेरे मास्टर एक एस रैंक के हंटर नहीं है, ये सिर्फ एक ए रैंक के हंटर है, इसलिए तुमने इनका नाम नहीं सुना होगा। हालांकि हमारे मास्टर एक ए रैंक के हंटर है, लेकिन फिर भी हमारे पास सबसे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स है और हम टॉप 5 गिल्ड्स में आते हैं। हानिकावा जोंगसू से कहती है, तुम तो एक ए रैंक के हंटर हो, क्या तुम भी जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लेने वाले हो? लेकिन मैंने तो सुना था सिर्फ एस रैंक के हंटर्स हिस्सा लेंगे। वाइस मास्टर हानिकावा से कहते हैं, हमारे मास्टर भी इस रेड में हिस्सा लेने वाले हैं, इनका इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, ये डिफेंस को संभालेंगे। हानिकावा उनसे कहती है, चलो शुक्र है तुम लोग सिर्फ डिफेंस को संभालने वाले हो, कोई इम्पोर्टेंट रोल तुम लोगों को नहीं दिया गया। रियोजी हानिकावा से कहता है, अगर तुम इससे बुरे तरीके से बात कर रही हो तो यहीं पर रुक जाओ। जोंगसू हानिकावा से कहता है, तुम तो सिर्फ एक ट्रांसलेटर हो जो कि एक मास्टर के पीछे पीछे घूमती रहती हो, तुम्हें क्या पता हंटर्स क्या होते हैं। हानिकावा उसे कहती है, क्या तुम कंफर्म करना चाहती हो, क्यों ना एक बैटल रखें? मैं सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं हूँ, मैं जापान की एक ए रैंक की हंटर हूँ। हानिकावा जल्दी से अपना कोट उतार देती है और उसे कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम एक ट्रांसलेटर से हारने वाले हो, तो भी आ जाओ, एक मुकाबला करते हैं। जोंगसू हानिकावा से कहता है, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही हो, तुम हम कोरियन हंटर्स को बहुत ही कम आंक रही हो। लेकिन हानिकावा उसे फिर से कहती है, क्यों, क्या तुम्हें फाइट करने से डर लगता है? जोंगसू की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है।
जिनवू भी उन दोनों को देख रहा होता है और कहता है कोरिया और जापान के 2 ए रैंक के हंटर्स लड़ने वाले हैं। चोई जोंग कहता है इस फाइट को देखने मजा आएगा। जोंगसू हानिकावा से कहता है चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फाइट नहीं करेंगे। मैं तुम्हें रूल्स बताता हूँ हम लोग कैसे फाइट करेंगे। जोंगसू से कहता है रूल्स बहुत ज्यादा आसान है, जो भी दूसरे की कलाई को पकड़ लेगा वो जीत जाएगा और दूसरे वाला हार जाएगा। हानिकावा कहती है मैं डायरेक्टली इसको पंच नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इसने मेरी रिस्ट को पकड़ लिया तो मैं हार जाऊंगी। इसने तो बहुत ही कमाल के रूल्स लगाए हैं, लेकिन साथ ही जोंगसू अपनी जेबों में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं। हानिकावा उसे कहती है क्या जो तुम्हारी रेडी पोजीशन है, क्या तुम इसी तरह फाइट करोगे। जोंगसू से कहता है तुम्हारे खिलाफ मुझे अपने हाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, जब तक कि मैं तुम्हारी कलाई को न पकड़ लूं। हानिकावा कहती है मुझे लगता है शायद इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये ऐसा कह रहा है। फिर हानिकावा बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगसू अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उसे डॉज कर रहा होता है और अपनी जेब से हाथ भी नहीं निकालता। हानिकावा आगे बढ़कर उस पर अटैक करने लगती है। उसी वक्त वो अपना पाँव उठाता है और उसे किक मारने लगता है और उसे कहता है मैं तुम्हें किक नहीं मारा, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ। लेकिन हानिकावा जल्दी से पीछे हो जाती है और उसे कहती है मुझे नहीं पता कि कोरिया में इस तरह के बिहेवियर को क्या कहते हैं, लेकिन अपनी टांग उठाने के चक्कर में तुमने अपनी पैंट फाड़ ली है। जोंगसू जैसे ही अपनी पैंट की तरफ नीचे देखता है, उसी वक्त हानिकावा आगे बढ़ती है और कहती है अभी मेरे पास मौका है, और वह उसे पंच मारने लगती है। जोंगसू जल्दी से अपना हाथ जेब से निकालता है और उसकी कलाई को पकड़ लेता है और कहता है मिस ट्रांसलेटर तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। हानिकावा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जोंगसू से कहता है तुमने कोरिया के हंटर्स को कम आंकने की कोशिश की, हम कोरिया के हंटर्स बहुत ज्यादा तेज हैं। यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा मसले मसाइल है, कभी हमें दूसरे हंटर से फाइट करना पड़ती है या फिर कभी कभी हमें दूसरे इंसानों के साथ फाइट करना पड़ती है। हम लोग हमेशा अपने टैंक्स के पीछे छुप कर नहीं रह सकते, हमें खुद भी फाइट करना चाहिए। तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अगर जहाँ मेरे हाथ में एक नाइफ होता तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं होता बल्कि तुम्हारी गर्दन पर होता। रियोजी कोटो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा मैच किया, हमें अपने स्किल्स दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। रियोजी हानिकावा से कहता है क्या तुम मेरा मैसेज सब तक पहुंचा दोगी। रियोजी उन सब से कहता है एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए जरूरी है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, इसलिए क्यों ना हम लोग एक फ्रेंडली मैच रखें अपने एस रैंक हंटर्स के दरमियान। अभी जैसी हमने फाइट देखी बिल्कुल वैसे ही रूल्स होंगे, लेकिन इस बार एस रैंक के हंटर्स फाइट करेंगे। गोगान ही और जिनवू भी नीचे उतर आते हैं। चेयरमैन गोगान ही सोच रहे होते हैं ये हमारे स्किल्स देखना चाहते हैं। गोगान ही उसे कहते हैं चलो ठीक है हम लोग फाइट करेंगे, लेकिन हमारे मैजिशियंस और हीलर्स इस फाइट में हिस्सा नहीं लेंगे। यूनू उनसे कहते हैं मुझे रूल्स में कुछ और ऐड करना है, सिर्फ रिस्ट को पकड़ने वाला नहीं जीतेगा बल्कि बैक लगाने वाला भी जीतेगा, या फिर आपका अपोनेंट बेहोश होकर गिर जाता है तब भी आप जीत जाएंगे। हानिकावा इन सारे रूल्स के बारे में रियोजी को जापानीज में बताती है। रियोजी उसे कहता है चलो ठीक है मुझे ये रूल्स मंजूर हैं, चलो फिर ये टूर्नामेंट करते हैं। कोरियन साइड से 4 एस रैंक के हंटर्स आते हैं जिनमें यूनहो, माडोंग, चाइन और लिम ताई शामिल हैं, जबकि जापान के हंटर्स की तरफ से भी 4 एस रैंक के हंटर्स आते हैं। जिनवू उनको देखकर सोच रहा होता है मुझे लगता है कि रियोजी गोटो खुद इस फाइट में हिस्सा नहीं लेगा, वो पीछे से बैठकर हमारी फाइट्स को ऑब्जर्व करेगा कि हमारे पास कौन कौन से स्किल्स हैं। लेकिन जो भी हो इतने सारे एस रैंक के हंटर्स को एक साथ फाइट करते हुए देखना बहुत ही अमेजिंग साइट होगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 50 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम एस रैंक के हंटर्स को फाइट करते हुए देखेंगे।